वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। टायर्ड एंड रिटायर्ड इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है स्पोर्ट्स थीम का। ऐसे आर्टिकल्स जब जब आपको मिलें ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स थीम के आर्टिकल जो है बहुत कम हमें पढ़ने को मिलते हैं। टेनिस के ऊपर लिखा हुआ आर्टिकल है। चलो अब देखेंगे आर्टिकल में क्या है वो बाद में। फटाफट से पहले देख लो अपना क्विज़। ये क्विज़ है आपकी कसौटी, आपने कितना इस क्लास में सीखा। अगला आधा घंटा इस क्लास में आप इन्वेस्ट करें और जो ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन के जो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस क्विज़ से आपको इन पे मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पूरे मन से अटेम्प्ट करना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। अभी देख लो इसको, बाद में अपने को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है टायर्ड एंड रिटायर्ड। देखिए, टायर्ड का मतलब है थका हुआ, और रिटायर्ड तो आप जानते ही हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं। कह रहा कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा प्लेयर है, या सभी के सभी प्लेयर्स हैं इस टेनिस के गेम में जो थक चुके हैं और रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। आगे बात समझ में। अब ज़्यादा डिटेल मिलेगी अपने को इसके टाइटल पैराग्राफ से किन की बात की जा रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी के लिए इस चैनल तक आए हो तो आपकी तलाश यहाँ पे पूरी होती है। इंग्लिश को बेसिक लेवल से कैसे सीखा जाए आप मेरे साथ यहाँ पे रोज़ देखते हो, है ना। कह एज कॉमर्स सक्स आउट द ऑफ सीजन फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैलेंडर, मोर एथलीट्स सफ़र बर्नआउट। कह रहा है जैसे जैसे कॉमर्स, एज का मतलब है जैसे जैसे। भाई क्या हुआ जैसे जैसे? जैसे जैसे व्यापार जो है सक आउट कर रहा है, सोख ले रहा है ना, सक आउट कर ले रहा है। और किसको? ऑफ सीजन को, आराम के सीजन को। और किससे? स्पोर्ट्स के कैलेंडर से, स्पोर्ट्स के ईयरली शेड्यूल से। कह रहे जैसे जैसे व्यापार की वजह से स्पोर्ट्स के ईयरली शेड्यूल में से ऑफ सीजन को सक आउट कर लिया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा है? ज़्यादा एथलीट्स जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, वो सह रहे हैं बर्नआउट को। अब ये बर्नआउट क्या होता है? देखो, अगर आप किसी काम को बहुत ज़्यादा करोगे ना तो आप उससे बर्नआउट हो जाओगे। आपका मन ऊब जाएगा उस काम से, आपका मतलब थकान हो जाएगी। आपको रोज़ 15 घंटे पढ़ो, 10 दिन पढ़ के देखो, 11वें दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा खिलाया जा रहा है इनको एथलीट्स को टेनिस, कि टेनिस के खिलाड़ी जो हैं बर्नआउट को सफ़र कर रहे हैं। इनका खेलने का मन ही नहीं कर रहा है, सब रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में। कॉमर्स यानी व्यापार, इसकी वर्ब है सकआउट। मोर एथलीट्स, इसकी वर्ब है सफ़र। सब्जेक्ट और वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेगा। देखो, ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में उसकी वर्ब। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, खास करके आपको इस पर ध्यान देना है। और इसमें कुछ देखने वाला है। बर्नआउट आपने देख लिया। अच्छा, सकआउट क्या होता है भाई? आपको मैं कैन दे दूं कोक का या पेप्सी का या स्प्राइट का, उस कैन में आप अपनी स्ट्रॉ घुसाओ और स्ट्रॉ से आप उस कैन को खींचने लगो, उस जो है ना कोल्ड ड्रिंक को। समझ रहे हो मेरी बात को? स्ट्रॉ मतलब वो पाइप होती है ना। तो आप सक आउट कर रहे हो, आप जो है सोख रहे हो, खींच करके बाहर निकाल रहे हो। कॉमर्स भी ऐसे ही सक आउट कर रहा है ऑफ सीजन को, ठीक है ना। तो आप सक आउट को कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीने से कनेक्ट कर सकते हो, वही विजुअलाइजेशन काम आएगी। ये कैलेंडर नाम का वर्ड देख लेना, इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत लिखोगे। स्पेलिंग एरर्स में एक क्वेश्चन बहुत आता है। CALENDAR, लास्ट में DAR आएगा, DER नहीं आएगा। आपका मन करेगा DER लगाने का, लेकिन आता है DAR। चलो अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। ये सारे वर्ड्स हैं वोकैबलरी के अपने पास। इंडिजिनस, डिटेल, इनविंसिबल और जक्सटेपोस। एक और वर्ड भी है कंजक्चर। 4 पुराने हैं, एक नया है। अब ये जो पुराने पुराने मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है ये वर्ड्स कई बार हम रिपीट कर चुके हैं सेंटेंसेस के साथ में। तो रोज़ अगर
आप रेगुलर तो रहो, ये 700-800 वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। इंडिजिनस कई बार करवा चुका हूँ, इंडिजिनस को कनेक्ट कर दें इंडिया से। हम इंडियन हैं तो हम लोकल हैं इंडिया के, आ रही बात समझ में, हम इंडिया के लोकल लोग हैं, इंडिजिनस हैं। तो इंडिजिनस वर्ड का मतलब ही होता है लोकल या नेटिव, किसी एरिया का स्थानिक, है ना। जैसे कंगारूज आर इंडिजिनियस टू ऑस्ट्रेलिया, कंगारूज जो हैं वो इंडिजिनियस होते हैं, लोकल होते हैं, नेटिव होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। चाहे कंगारू कहीं भी मिल जाए दुनिया में, आपको ये पता है कि कंगारू जो हैं पैदा हुए थे लोकल हैं जो है ऑस्ट्रेलिया के। इस तरीके से इंडिजिनियस नाम के वर्ड को यूज़ करें। अबोरिजिनल भी बोलते हैं और हैबिटेंट भी बोलते हैं इंडिजिनियस को। एक अगला वर्ड अपने पास, ये वर्ड आज जो है इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखोगे, इंडिजिनियस को, लोकल को। एक और वर्ड है हमारे पास डीरेल। देखिए रेल मतलब पटरी, डी मतलब उल्टा। अगर किसी गाड़ी को पटरी से उतार दो तो आप क्या करोगे भाई, गाड़ी का नुकसान करोगे, कॉज कर दोगे एक एक्सीडेंट को। तो डीरेल का फर्स्ट मीनिंग यही होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, गाड़ी का डीरेल हो जाना, पटरी से उतर जाना। अब देखो गाड़ी ही पटरी से नहीं उतरती है, कोई और चीज़ भी पटरी से उतर सकती है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, फिर आपको कुछ घर में कुछ आप बीमार हो गए, कुछ काम आ गया, ऐसा आपकी पढ़ाई भी पटरी से उतर सकती है। आ रही बात समझ में। तो कोई भी काम अगर पटरी से उतर जाए तब भी डिरेल नाम की वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो रेलगाड़ी, मालगाड़ी या जिंदगी, कहीं भी कोई चीज़ पटरी से उतरे, डिरेल नाम का वर्ड इस्तेमाल होगा। जैसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, द गुड्स ट्रेन डिरेल्ड बिकॉज ऑफ अ डैमेज ट्रैक। जो मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, और किस वजह से, एक खराब जो है डैमेज ट्रैक की वजह से, रास्ते की वजह से। और वैसे ही ड्रग्स एंड एल्कोहल हैव डिरेल्ड लाइव्स ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज़। ड्रग्स और अल्कोहल ने डिरेल किया है, पटरी से उतारा है कई सेलिब्रिटीज़ की जिंदगियों को। बहुत ही कूल सा वर्ड है, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसको रैक या डिफ्लेक्ट भी बोलते हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास इनविंसिबल, जानते हो आप, एक वन वर्ड है, बड़ा ही मतलब बहुत ही सिंपल सा वन वर्ड है इनविंसिबल। जिसको हराया ना जा सके, जो अनडिफीटेबल हो, जो अनबीटेबल हो, वो होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल का एक सिनोनिम होता है इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके। भाई जिसको आप हरा नहीं सकते हो ना, तो उसको आप डोमिनेट भी नहीं कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, आ रही बात समझ में। इनविंसिबल और इनडोमिटेबल एक दूसरे के सिनोनिम है। आज आप इसका सिनोनिम इनडोमिटेबल आर्टिकल में देखने वाले हो। इकोनॉमिक रिसेशंस हैव द पावर टू ब्रिंग डाउन इवन इनविंसिबल या इनडोमिटेबल कंपनीज। इकोनॉमिक रिसेशंस में ताकत होती है, आर्थिक मंदियों में पावर होती है कि वो ब्रिंग डाउन कर दें, गिरा दें, यहाँ तक कि अजय, इनविंसिबल और इनडोमिटेबल कंपनीज को भी। चलिए सेंटेंसेस इसलिए बना रहा हूँ, दिमाग में बैठे वर्ड्स है ना। जक्सटेपोज एसएससी का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार देखा होगा आपने एसएससी के पास्ट 20 ईयर्स के एग्जाम में, ये जक्सटेपोज नाम का वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को साइड बाय साइड रखना ताकि उनको कंपेयर कर सकें। जैसे आप दो शर्ट्स लाए हो, एक ब्लू है डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू है, अब आपको कहीं जाना है पहन के, तो आप दोनों को आजू बाजू में रख के देख रहे हो, यार ये जो मैंने जीन्स पहनी है या जो ट्राउजर्स पहने हैं उसके साथ में बेटर शर्ट कौन सी है ना। तो आप जक्सटेपोज कर रहे हो, दोनों चीज़ों को आजू बाजू रख के देख रहे हो। आई ऑलवेज जक्सटेपोज माई पास्ट एंड प्रेजेंट टू सी माई प्रोग्रेस। मैं हमेशा आजू बाजू रख के देखता हूँ मेरे पास्ट और प्रेजेंट को, अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए। आगे बात समझ में, चीज़ों को कंपेयर करना, जक्सटेपोज करना। चलो लास्ट वर्ड है कंजंक्चर, ये नया वर्ड है। कंजंक्चर का मतलब होता है कयास, समझते हो ना, हिंदी का वर्ड है कयास, है ना, अंदाजा। इसको स्पेकुलेशन और हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, हंच भी बोलते हैं, और गैस वर्क तो आप समझ रहे हो, कयास मतलब गैस करना। इसके लिए अपने पास एक इडियम भी है, अ शॉट इन द डार्क। जब आप कोई अंदाजा सा लगाते हो ना कि ऐसे हुआ होगा भाई, ऐसे हुआ होगा, तो आप एक शॉट इन द डार्क खेलते हो, अंधेरे में तीर मारते हो। तो कंजेक्चर एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। अंधेरे में लगा हुआ तीर और अंधेरे में तीर मारना दोनों ही बताता है। मैं दोनों तरीके से यूज़ कर देता हूँ। प्रिडिक्टिंग द वेदर प्रायर टू इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट्स वाज प्योर कंजेक्चर। वेदर को प्रिडिक्ट करना सैटेलाइट्स की खोज से पहले पूरी तरीके से एक जुएबाजी का या कयासबाजी का काम था, वॉज प्योर कंजेक्चर। आ रही बात समझ में। सैटेलाइट नहीं होने से पहले वेदर जो भी आते, वेदर फोरकास्ट जो थी वो बिल्कुल कयास के यानी जुए के हिसाब से होती थी, कंजेक्चर के हिसाब से होती थी। और दूसरा देखो वर्ब फॉर्म में, एक्सपर्ट्स हैव कंजेक्चर्ड दैट अ फोर्थ वेव ऑफ पैंडेमिक में हिट इंडिया इन जून 2022। एक्सपर्ट्स ने ऐसे कयास लगाए हैं, कंजेक्चर किया है कि पैंडेमिक की चौथी वेव जो है इंडिया को जून 22 में हिट कर सकती है। चलो एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। बहुत सिंपल सी समरी है। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, कबड्डी भी आ गई है, प्रो कबड्डी,
फिर आईपीएल है, सुपर बॉल है, और इससे खिलाड़ियों को पैसा मिलने भी लगा है बहुत सारा। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। पैसा इन्वॉल्व होने की वजह से लालच भी बहुत आ गई है, और स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, वो पैसे की लालच में खिलाड़ियों को पूरा साल नचाती हैं। अब ऐसा ही कुछ मंजर में देखने को मिला टेनिस में इतना टेनिस हो रहा है टेनिस के गेम में आजकल, कि टेनिस खेल के जो है वहाँ के बड़े बड़े स्टार्स जो कि नंबर 1 है दुनिया में, वो परेशान होकर के टेनिस से रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक एग्जांपल है ऐश बार्टी, है ना, ऑस्ट्रेलियन वीमेन टेनिस चैंपियन है, लेकिन ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं 25 की उम्र में, सिर्फ 25 की उम्र में। इसी तरीके से नाओमी ओसाका हैं, जापानीज़ हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, ये भी रिटायरमेंट लेने का सोच रही हैं। इसी की तरह से एक 90s के प्लेयर थे जॉन बॉग, इन्होंने भी परेशान होकर के टेनिस से रिटायरमेंट ली थी। हमारा आर्टिकल इन सब के केसेस को एक एक करके डिस्कस करेगा, साथ में कंपेयर करेगा इनको फेडरर और नडाल से, कि ये दोनों अलग मिट्टी के लोग हैं, इनसे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, है ना। इनको भी बीच में कंपैरिजन करके दिखाएगा। आज की टोन है अपोलोजेटिक, अपोलॉजी बता रहा है, खेदजनक टोन है, खेद जता रहा है अपना कि कैसे टेनिस पैसे की वजह से बर्बाद हो रहा है ना, अपोलोजेटिक टोन में। शुरू करें आर्टिकल को, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी ऐप अभी भी डाउन है। डाउन होने का मतलब है नए कोर्सेज ऐप पे नहीं मिल रहे हैं, वाईटी ऐप पे 5 से 7 दिनों की बात हो रहा है। मैं नए सर्वर्स ऐड कर रहा हूँ, अभी सारी कैपेसिटीज़ फुल हो चुकी हैं, बच्चे मैं और ले नहीं पा रहा हूँ ऐप के अंदर। 5 to 7 डेज़ में नए कोर्सेज, नई सीट्स आ जाएंगी, प्लीज़ डोंट वरी, है ना, 5 to 7 डेज़। चलिए, करा एथलीट्स रेयरली रिटायर इन देयर प्राइम, नॉट व्हेन दे आर न्यूमरो इन द स्पॉट। करा एथलीट्स जो है ना, वो रेयरली, ना के बराबर ही, रिटायर करते हैं, और कब? अपने प्राइम में। प्राइम का मतलब होता है चरम, टॉप, है ना, जेनिथ, पिनाकल। कह रहा एथलीट्स जो हैं अपनी टॉप फॉर्म के अंदर रेयरली रिटायर करते हैं। और कब? कह रहा वो तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट व्हेन, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, जब वो न्यूमरो यूनो होते हैं, जब वो नंबर 1 होते हैं स्पोर्ट में। न्यूमरो यूनो मतलब टॉप पोजीशन पे इन द स्पोर्ट। तो एथलीट्स कभी भी अपने प्राइम में जो रिटायर नहीं होते हैं, 25-30 की उम्र में, जब वो नंबर 1 होते हैं, तब तो बिल्कुल भी रिटायर नहीं होते हैं। एथलीट्स की वर्ब है रिटायर, प्लूरल सब्जेक्ट है, पीछे एस आ रहा है, वर्ब के पीछे एस नहीं लगाया गया, इसको भी प्लूरल बनाया गया है। और दे की वर्ब है अगेन आर। प्राइम मतलब समझ गए ना, टॉप। न्यूमरो यूनो एक फ्रेज है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में नंबर 1। न्यूमरो मतलब नंबर, यूनो मतलब 1। चलो अब देखो इसका बिल्कुल अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। कह रहा टेनिस स्टार ऐश बार्टीज sudden announcement that she is quitting the game at just 25, less than 2 months after she won the Australian Open and extended her hold on the top ranking, has triggered shock waves within the tennis fraternity. अब करें इसका बिल्कुल एक्सेप्शन है कि टेनिस की स्टार है ऐश बार्टी, इनकी अचानक से आई हुई एक अनाउंसमेंट है, ऐलान है। अच्छा क्या है भाई, दैट लगा के बता रहे हैं ना। कह रहे वो जो है क्विट कर रही हैं, छोड़ रही हैं इस गेम को। क्विट द गेम मतलब रिजाइन करना, गेम को छोड़ देना। और कब? महज 25 की उम्र में। अच्छा और भी कब? महज या कम 2 महीने से भी कम में, जिस चीज़ के बाद, और चीज़ है कि जब इसने जीता था शी वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 25 की उम्र में और 2 महीने से भी कम में, जब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम के टूर्नामेंट को पूरी तरह जो है इसने जीता भी था। कह रहा है ऐसा जो है इनका जो अनाउंसमेंट है ना, इसने ट्रिगर कर दिया है शॉक वेव्स को। शॉक वेव्स का मतलब होता है सबको शॉक लाने वाली वेव्स, है ना, सबको धक्का देने वाली। और किसमें? टेनिस की फ्रेटर्निटी में, टेनिस के ब्रदरहुड में, टेनिस की पूरी जमात में। आई बात समझ में? ये बीच में मैंने छोड़ दिया ना थोड़ा सा, इतना सा। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। तो ये अनाउंसमेंट कि ये क्विट कर रही हैं गेम को 25 की उम्र में, और महज 2 महीने के अंदर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने के और एक्सटेंड करने के, बढ़ा देने के अपने होल्ड को, अपने पकड़ को टॉप रैंकिंग पे। इसको जीतते ही ये टॉप रैंकिंग पे अपनी पकड़ को भी एक्सटेंड कर रही थी। कह रहा है ऐसी जो अनाउंसमेंट है ना, इसने ट्रिगर कर दिया है, भड़का दिया है शॉक वेव्स को टेनिस के पूरी जमात में, फ्रेटर्निटी में। अनाउंसमेंट की वर्ब है हैज़ ट्रिगर्ड। देखो सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना कितना ज़रूरी है। अनाउंसमेंट की वर्ब यहाँ रखी हुई है, अगर इसको इससे कनेक्ट नहीं करोगे सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा ही नहीं। शी की वर्ब है इज क्विटिंग, शी की वर्ब है यहाँ पे वॉन, और शी की दूसरी वर्ब है एक्सटेंडेड, वॉन द ओपन एंड एक्सटेंडेड हर होल्ड। अच्छा और अब देखने वाली चीज़ें क्या है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, कॉज करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, है ना, ट्रिगर करना। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टूर्नामेंट है, कितने भी टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, किसी भी गेम का, हमेशा उसका लेटर रखोगे कैपिटल फर्स्ट वाला, और उसके आगे द लगाओगे,
है ना, द रियो ओलंपिक्स, द बीजिंग ओलंपिक्स, द ऑस्ट्रेलियन ओपन, द फ्रेंच ओपन, द ग्रैंड प्रिक्स, है ना, देवधर ट्रॉफी भी है ना छोटी मोटी, उसके भी आगे द लगाना है, ट्रॉफीज के नाम के आगे द आता है। अब ये एक अजीब सा वर्ड देख लेते हैं, फ्रेटर्निटी। इसको बोला जाता है भाईचारा है, ब्रदरहुड, है ना, क्लब, जमात। फ्रेटर्निटी का बिल्कुल उल्टा होता है सिस्टरहुड। देखो ब्रदरहुड तो आता है वैसे जनरली मेल्स के लिए, है ना, मतलब ब्रदर आ रहा है तो ब्रदर मतलब भाईचारा, भाई भाइयों का वो आपस में। वैसे सिस्टर्स के लिए भी ब्रदरहुड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेनिस फ्रेटर्निटी में लेडीज़ खिलाड़ी भी होंगी, है ना, फीमेल एथलीट्स भी होंगी। लेकिन अगर लेडीज़ के लिए आपको एक अलग से भाईचारा बताना हो लेडीज़ के लिए, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है सिस्टरहुड, और इसका फैंसी नेम होता है सोरोरिटी। मैं इस वर्ड तक आपको लाना चाह रहा था, ठीक है। सोरोरिटी का मतलब ही है औरतों का भाईचारा। अरे ये बात समझ में, ब्रदरहुड में औरतें और आदमी दोनों हो सकते हैं, खासकर आदमियों के लिए वर्ड बना है, लेकिन सोरोरिटी सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही यूज़ किया जाता है, मेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है ना, सिस्टरहुड। एक अच्छा वन वर्ड है सोरोरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाटी वॉज मोर देन अ टेनिस चैंपियन, शी इज ऑल्सो a symbol of inclusivity because of her indigenous ancestral roots। कह रहा ऑस्ट्रेलिया नाम के इस देश के लिए बाटी जो थी, ये एक टेनिस चैंपियन से कुछ ज़्यादा ही थी। भाई टेनिस चैंपियन तो है ही है दुनिया भर के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन से भी बढ़ कर के थी। कैसे? वो साथ ही साथ एक सिंबल है, एक निशान है इंक्लूसिविटी का। अब ये क्या बोला है भाई? इंक्लूसिविटी मतलब सबको अपने दायरे में लेना, सबको इंक्लूड करना, सबको साथ में लेके चलना। ये एक निशान था सबको साथ में लेकर चलने का। और किस वजह से? क्योंकि उनके इंडिजेनस एंसेस्ट्रल रूट्स की वजह से, उनके ऑस्ट्रेलियन, इंडिजेनस मतलब ऑस्ट्रेलिया की लोकल, उनके लोकल ऑस्ट्रेलियन पुश्तैनी जड़ों की वजह से भी। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया है। यूरोप के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया था 16वीं-17वीं शताब्दी में। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोकल लोग भी हैं जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को कम मिलते हैं। बाटी उन लोकल लोगों में से निकल करके आई थी, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में यूनिटी का सिंबल भी बनने का काम करती थी। आ रही है बात समझ में? लोकल ऑस्ट्रेलियन लोग जो हजारों सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहते आ रहे हैं। बाटी की वर्ब है वॉस, शी की वर्ब है इज, इंडिजीनियस मैंने आपको बताया था, लोकल, हैबिटेंट, नेटिव, अबोरिजिनल, है ना, एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी। अच्छा, इंक्लूसिविटी आपको मैंने बता दिया, सबको अपने दायरे में लेने वाली बात करना, इंक्लूसिविटी। कह रहा एस्थेटिक्स एंड ग्रेस डिफाइंड हर एंड टेनिस कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर एम्बेसडर। कह रहा एस्थेटिक्स और जो ग्रेस है, ग्रेस तो आप समझते ही हो, ओरा होती है किसी इंसान की, ग्रेस होती है, स्टाइल होता है। और एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी, है ना। ये ब्यूटी सिर्फ देखने की नहीं होगी, ये ब्यूटी खेलने की भी हो सकती है। तो चाहे खेल की बात करें, चाहे इस औरत की बात करें, इस लेडी की बात करें, तो इसमें जो ग्रेस था और इसमें जो ब्यूटी थी, इस औरत में या इस औरत के गेम में, है ना, इसके खेलने में, कह रहा यही दोनों चीज़ें जो हैं इस औरत को डिफाइन करती थी, इस टेनिस स्टार को परिभाषित करती थी। और टेनिस जो है ना, वो कुछ और चीज़ को नहीं आस्क फॉर कर सकता था। टेनिस तो कुछ और मांग ही नहीं सकता था। और क्या नहीं मांग सकता था? इनसे अच्छा एक एम्बेसडर। तो टेनिस के एक एम्बेसडर की तरह काम करती थी। टेनिस को इससे अच्छा एम्बेसडर नहीं मिल सकता था। आई बात समझ में? ये स्ट्रक्चर आपको भी मैं करवाऊंगा, लोड नहीं लेना है, पहले सेंटेंस को समझ लो। स्टैटिक्स एंड ग्रेस की वर्ब है डिफाइंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेनिस की वर्ब है कुड नॉट हैव आस्क्ड। एम्बेसडर की स्पेलिंग देख लो, ई से नहीं ए से शुरू होती है, डबल एस लगता है बीच में। एम्बेसडर की स्पेलिंग में लोग ई लगा के आते हैं, स्पेलिंग एरर में आपको ये जो स्पेलिंग जो है देखने को मिल सकती है। अब ये स्ट्रक्चर पे आ जाओ, कुड नॉट हैव आस्क्ड, बहुत आसान है। ये स्ट्रक्चर कहलाती है लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ पास्ट। कोई काम जो पास्ट में हो नहीं सका ना, और उस पर अगर आपको रोना है अब बैठ के कि ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो उस काम को इस स्ट्रक्चर से आप रो सकते हो बैठ के। समझ रहे हो मेरी बात को? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पास्ट की इस स्ट्रक्चर से बताई जा सकती है। एक्टिव में मॉडल प्लस में हैव प्लस में V3, जैसे यहाँ लगी हुई है मॉडल कुड प्लस में हैव प्लस में V3, है ना, आस्ट, नॉट तो बीच में एडवर्ब है। और पैसिव में मॉडल प्लस में हैव प्लस में बिन प्लस में V3। अब एक्टिव पैसिव के अंदर ज़्यादा नहीं घुसूंगा मैं, पैसिव कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी आप जानते हो, बेसिक्स कर चुके हो। फटाफट से सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, ठीक है। देखो, टीम मैच जीत सकती थी, टीम मैच जीत सकती थी, तो टीम ने मैच जीता नहीं, तो पास्ट अपॉर्चुनिटी है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है पास्ट की, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है स्ट्रक्चर को। तो मैं बोलूँगा द टीम, अब देखो मैच जीत सकती थी,
शक्ति के मतलब पास्ट, पास्ट मतलब कैन, है ना, कैन का पास्ट होता है कुड। तो कुड हैज़ वॉन द मैच, ऐसे लिखूंगा ना भाई, टीम है तो टीम कुड हैज़ वन द मैच। टीम के लिए हमने हैज़ लगा दिया क्योंकि टीम सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान रख लेना। ये स्ट्रक्चर हमेशा हैव लेगी अपने बाद में, क्योंकि यहाँ पे कुड लग चुका है। कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने बाद में कभी हैज़ लेती नहीं, मॉडल वर्ब हम अब जो है हमेशा लेगी हैव। आ रही बात समझ में? हैव फैमिली का सिर्फ हैव जो है ना, बेस फॉर्म जो होता है वही मॉडल वर्ब के बाद आ सकता है। कुड, वुड, शुड, मे, माइट, इनके बाद में हैज़ कभी आ ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे हैव लगाना, टीम से कोई कनेक्शन नहीं है हैज़ या हैव का, ठीक है ना। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, करके आते हो मत करके आना। कुड हैव लिखोगे, कुड हैज़ नहीं लिख सकते। अब देखो वैसे ही इसको मैं पैसिव में बनाना चाहूँ तो बड़ा आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा। मैच जीता जा सकता था, मैच जीता जा सकता था, तो मैं लिख दूंगा द मैच। अब देखो कुड हैव, अब देखो बीच में बिन लगेगा क्योंकि पैसिव की बात हो रही है, कुड हैव बिन वन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स काम करती हैं, कुड हैव वन और कुड हैव बिन वन। आपको देखना है सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक्टिव या पैसिव किस तरीके से ट्रीट करवाना है। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ, 4 बनाने की कोशिश करो। जब यहाँ पे कुड की बात हो रही थी, सकने की, तो कुड यूज़ किया। देखो टीम मैच जीत गई होती तो मैं लिखूंगा द टीम वुड हैव वन द मैच। ऐसा हो गया होता तब यूज़ करते हैं वुड को, ऐसा हो सकता था तब यूज़ करते हैं कुड को, और ऐसा होना चाहिए था तब यूज़ करते हैं शुड को। यहाँ देखो टीम को मैच जीतना चाहिए था, द टीम शुड हैव वन द मैच। ये जो मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ ना, ये इसीलिए दिखाता हूँ थॉट प्रोसेस को आप भी अपनी जो है स्ट्रीमलाइन कर सको, आप भी देख सको कि सर कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे लिखूंगा। वुड से होता, शुड से हो सकता था, शुड से होना चाहिए था, और कुड से हो सकता था। आगे बात समझ में? अब इनके पैसिव वर्जन आपको बनाने डालो कमेंट्स में, जो लोग बना सकते हैं। मैच जीता गया होता या मैच जीता जाना चाहिए था, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को पैसिव में बनाने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं बीच में इसीलिए लेता हूँ कि प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखा सकूँ कैसे इनको अप्लाई करना है ना। ये तो किताबों में लिखे हुए हैं खूब कॉन्सेप्ट्स। कैरास्थेटिक्स ये तो हो गया ना। कह रहा बट फटीग एंड लॉस ऑफ मोटिवेशन डिरेल्ड हर। कह रहा लेकिन फटीग ने, फटीग का मतलब होता है थकान ने, कह रहा लेकिन थकान ने और मोटिवेशन की कमी ने उसको डिरेल कर दिया, उसको पटरी से उतार दिया। डिरेल जान चुके हो ना, किसी को पटरी से उतारना। फटीग का मतलब होता है थकान, इसको टायर्डनेस भी बोलते हैं, एग्जॉशन भी बोलते हैं, एनफीबलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टायर्डनेस और एग्जॉशन वर्ड अभी आगे आएंगे, फटीग के ही सिनोनिम है, थकान के ही सिनोनिम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अर्लियर नाओमी ओसाका हैड स्पोकन अबाउट डीलिंग विद डिप्रेशन एंड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम द स्पोर्ट वाइल स्टिल इन ग्रेट फॉर्म। तो कह रहा है अब ये एशली बार्टी अकेली नहीं है, ऐश बार्टी की तरह एक और टेनिस स्टार हैं, टेनिस की सेंसेशन है जापानीज नाओमी ओसाका। कह रहा है इससे पहले नाओमी ओसाका जो है ना, वो भी बात कर चुकी हैं, स्पीक अबाउट कर चुकी हैं, और किस बारे में? डील विद करने के बारे में, निपटने के बारे में डिप्रेशन के साथ। और वो भी ले चुकी थी एक ब्रेक को, और किससे? स्पोर्ट से। और कब? फॉर्म में रहते हुए, स्टिल इन द ग्रेट फॉर्म। आई बात समझ में? ये देख लेना, जापानीज है कोरियन है, मुझे तो जापानीज ही याद है, नाओमी ओसाका है ना। अभी इन्होंने एक मैच से, पूरे टूर्नामेंट से पुल आउट कर लिया था, क्योंकि इनका ये कहना था कि मुझे मीडिया से बात नहीं करनी, मीडिया वाले तो बड़े परेशान करते हैं, मैं खेलने आऊँगी, खेल के जाऊँगी चुपचाप। तो इस चक्कर में पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाई। अभी इस पर हमने एक एडिटोरियल भी किया था पास्ट में। नाओमी ओसाका की वर्ब है हैड स्पोकन, नाओमी ओसाका की दूसरी वर्ब है हैड टेकन, है ना, हैड स्पोकन, हैड टेकन। चलिए आगे बढ़े। डील विद करना, किसी से निपटना, इसको कोप अप विद भी बोलते हैं, पुट विद भी बोलते हैं, ग्रैपल विद भी बोलते हैं, और टैकल विद भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ गलतियां हैं, फटाफट देख के बताओ। डील विद के सबके सब सिनोनिम है, डील विद, कोप अप विद, पुट विद, ग्रैपल विद, लेकिन इनमें मैंने कुछ गलतियां कर रखी हैं। चलो पहली गलती, कोप अप विद में अप नहीं आता, कितना भी लगे आपको लगाना है, लेकिन कोप अप विद नाम का कोई फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में है ही नहीं। कौन सा फ्रेजल वर्ब है? कोप विद, है ना, बिना अप के। और पुट विद का नाम का कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये है पुट अप विद, ठीक है। पुट अप विद इज इक्वल टू कोप विद, यहाँ पे अप आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ये सबके साथ विद तो लगा रहे हो, लेकिन टैकल के साथ में सर विद नहीं आता। टैकल इन्हीं का सिनोनिम है, बिना विद के आएगा। देख रहे हो प्रैक्टिकली ऐसे आपको एरर्स को पहचानना होता है, यही इन्हीं वर्ब्स के एरर्स बनने वाली है ना। चलो
आज के क्विज में यूज़ करेंगे इन सभी वर्ड्स को। कह रहा है एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम द लेजेंडरी राफेल नडाल सीम्ड रेडी टू फाइट ऑफ एज एंड इंजरीज। अब बता रहा है इन सब बच्चों की ये जो बातें हैं ना, नहीं नहीं, इनसे एक पुराने जो बड़े वाले जो दूसरी मिट्टी के खिलाड़ी हैं उनकी बात करेगा, नडाल और फेडरर की। कह रहा है इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे भाई ये ओसाका और ये एशली बार्टी, ये नए नए प्लेयर्स आए हैं, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है, इनका जो पूरा अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट की इसी कतार के दूसरे छोर पे एक बड़ा खिलाड़ी है लेजेंडरी राफेल नडाल। वो दिखाई देता है कि वो रेडी है, तैयार है फाइट ऑफ करने के लिए, मार भगाने के लिए एज और इंजरीज को। ये 40 साल की एज तक खेल रहे हैं और इनको कोई प्रेशर नहीं है, बस इनकी एक ही दिक्कत है कि इनका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। तो ये अदर स्पेक्ट्रम के लोग हैं, है ना। नडाल की वो सीम्ड, फाइट ऑफ का मतलब होता है मार भगाना, है ना। एज एंड इंजरी आप जानते हैं, उम्र और चोटें। इसी तरीके से बात करेगा, कह रहा बट इवन हिज इनडोमिटेबल विल मस्ट सबमिट टू द डिमांड्स ऑफ हिज बॉडी एंड ही इज नाउ रूल्ड आउट फॉर 4 to 6 weeks फॉलोइंग अ रिब इंजरी। कह रहे नडाल जैसा आदमी जो बिल्कुल भी दिमागी तौर पे कमज़ोर नहीं है, है ना, सिर्फ शरीर इसका थका हुआ है। कह रहा है इवन यहाँ तक कि उसकी जो इनडोमिटेबल विल है ना, उसका जो डेडिकेशन है, विल यहाँ पे बात कर रहा है उनके जज्बे की, इनडोमिटेबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सके। कह रहा है ये पत्थर विल वाला जो आदमी है, इसको भी सबमिट टू करना पड़ रहा है, इसको भी करना चाहिए सबमिट टू, सरेंडर उन डिमांड्स के सामने जो हैं उसकी बॉडी की। अब वो कौन सी डिमांड है, कह रहा है अब वो रूल्ड आउट हो चुका है, खारिज हो चुका है, बाहर निकल चुका है 4 से 6 वीक्स के लिए, और किसके बाद, एक रिब इंजरी के बाद, पेट में चोट लगने के बाद। तो नडाल भी चोटें खा रहा है ना, कुछ लोग दिमागी और कुछ लोग जो है फिजिकल। तो नडाल बाहर हो चुका है गेम से 4 से 6 वीक्स के लिए। विल की वर्ब है मस्ट सबमिट टू करना मतलब सरेंडर करना, ही आया नडाल के लिए, वर्ब है इज, और इसकी वर्ब है इज रूल्ड आउट, है ना। ही इज़ रूल्ड आउट, रूल्ड आउट का मतलब होता है खारिज हो जाना। इनडोमिटेबल जिसको हराया ना जा सके, सारे इसके सिनोनिम्स हैं आपके सामने हैं, इनविंसिबल, है ना। चलो, फॉलोइंग मतलब आफ्टर। अब देखो नडाल की तरह बात करेगा फेडरर की, ये भी अलग मिट्टी का आदमी है। कह रहा है हिज ग्रेट राइवल रॉजर फेडरर इज कीन टू एक्सटेंड हिज करियर इनटू हिज 40s। कह रहा है उनका जो ग्रेट राइवल है रॉजर फेडरर, ये बड़ा कीन है, उतारू है, तैयार है कि कैसे भी करके एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे अपने करियर को 40 साल के बाद तक, अपनी 40s में, 45, 46, 48, 49, है ना। तो ऐसा हो रहा है इनके साथ, ये अलग मिट्टी के लोग हैं। राइवल की वर्ब है इस। कीन का मतलब होता है उतारू, एंशियस, ईगर, इम्पेशेंट, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी। अब कह रहा है इनकी भी कुछ लिमिटेशन है, कह रहा है बट ही विल हैव टू कॉप विद द स्लो रिकवरी फ्रॉम नी इंजरीज। कह रहा है इन बंदे को भी, फेडरर को भी हैव टू करना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, कोप विद। ऊपर सीखा है ना अभी, कोप के साथ में अप नहीं आता, पुट के साथ में अप आता है, तो देखो वही कोप विद, है ना। तो कह रहा है इनको भी कोप विद करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा स्लो रिकवरी से जो आती है नी की सर्जरीज के बाद में। तो घुटने बोल गए हैं, सर्जरी हो चुकी है, लेकिन खेल रहे हैं अभी भी, स्लो प्रोसेस इनकी जो है रिकवरी की चल रही है। ही की वर्ब विल हैव टू, कोप विद आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रियल सरप्राइज इज व्हेन द एथलीट्स feel low on motivation even when they are in great shape physically and in fine form with their game। कह रहा सबसे बड़ा सरप्राइज यही है, सबसे बड़ा चंबा यही है, जब एथलीट्स जो हैं फील करते हैं बहुत ही लो मोटिवेशन पे, जब एथलीट्स का मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। और कब, यहाँ तक कि तब भी जब वो ग्रेट शेप में होते हैं, बहुत अच्छी फिजिकल शेप में होते हैं, और बहुत अच्छी फॉर्म में होते हैं अपने गेम के हिसाब से, अपने खेल के हिसाब से। तो एक तो आदमी ऐसा हो जो खेल ही ना पा रहा हो, है ना, सौरव गांगुली जैसा नहीं खेल पाया तो उसने रिटायरमेंट ले ली। एक ऐसा खिलाड़ी हो जो खेलते खेलते रिटायरमेंट ले ले, राहुल द्रविड़ जैसा। तो ये बड़ा अचंबा होता है ना, खेलते खेलते कैसे कोई रिटायरमेंट ले सकता है। सरप्राइज की वर्ब है इज, एथलीट्स की वर्ब है फील, दे की वर्ब है आर। बड़े आगे कह रहे इन द अर्ली 80s जॉन बॉग लाइक बाटी रिटायर्ड इन हिज मिड 20s आफ्टर टायरिंग ऑफ द गेम मेंटली। कह रहा अर्ली 80s की बात करें, 80, 81, 83 की, तो एक जॉन बॉग नाम का खिलाड़ी था। यहाँ पे बी साइलेंट है ना, बी जे जब भी आए ना, बी और जे साथ में है तो बी साइलेंट होता है। तो कह रहे जॉन बॉग नाम का जो खिलाड़ी था, बाटी ऐश की तरह, ऐश बाटी की तरह, वो भी रिटायर हो गया अपनी मिड 20s में, 20 से 25 के बीच में। और कैसे, टायर ऑफ होकर के इस गेम से, मेंटली, दिमागी तौर से इस गेम से थक करके। आई बात समझ में। जॉन बॉग की ओवर रिटायर्ड। कह रहा ऑल द बॉग एंड बाटी शॉक द वर्ल्ड विद देयर रिटायरमेंट डिसीजंस, दे आर नॉट द एक्सेप्शंस इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। कह रहा हालांकि बॉग एंड बाटी ने शॉक कर दिया पूरी दुनिया को
अपनी रिटायरमेंट के डिसीजन से। कह रहे फिर भी वो लोग एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखो कैसे अपवाद नहीं है। कह रहे नडाल एंड फेडरर आर एज दे पुश देयर बॉडी टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सर्शन। कह रहे अपवाद तो नडाल और फेडरर हैं, अलग मिट्टी के लोग हैं, दे आर द एक्सेप्शन। कह रहे क्योंकि एज दे पुश, वो पुश करते हैं अपनी बॉडीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, स्पेशल एक्सर्शन की तरफ, हार्डवर्क या एफर्ट की तरफ। आई बात समझ में। तो नडाल और फेडरर जैसे लोग जो हैं हारने का नाम नहीं लेते हैं, 40 के बाद भी खेलना चाहते हैं, 50 तक खेल जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो 25-25 साल की उम्र में मेंटली थकान से रिटायर हो रहे हैं। बॉगन बाटी की वर्ब है शॉक, दे की वर्ब है आर, नडाल फेडरर की वर्ब है आर, दे की वर्ब है पुश। चलो आगे बढ़े। एक्सर्शन मतलब हार्डवर्क, एक्सट्रीम हार्डवर्क, एफर्ट, है ना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे स्पोर्ट्स कैन ऑफन जक्सटेपोज ऑपोजिट्स, ब्लेंडिंग पल्सेटिंग एड्रेलिन विद माइंड नम्बलिंग टायर्डनेस। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है खेल जो है ना अक्सर जक्सटेपोज कर सकता है ऑपोजिट को। अब जक्सटेपोज करना क्या होता है? दो चीज़ों को साइड बाय साइड रखना। तो खेलों में अक्सर दो चीज़ों को आप ऑपोजिट्स को साइड बाय साइड देख सकते हो एक ही जगह पे। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? कह रहा है ये काम ऐसे करता है स्पोर्ट्स, ब्लेंड करते हुए, मिक्स करते हुए पल्सेटिंग एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, आप अपनी बॉडी में जानते हो, उत्तेजना से, एक्साइटमेंट से रिलेटेड है। और पल्सेटिंग मतलब जो वाइब्रेशन लेकर के आए, जो बहुत ही रेजोनेंट हो। कह रहा है ये स्पोर्ट्स है ना अक्सर आपको दिखाई देंगे एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लेंड करते हुए, मिक्स करते हुए, और किसके साथ में? ऐसी टायर्डनेस, थकान के साथ में जो माइंड नंबिंग है, जो आपके दिमाग को सुन कर देने वाली है। आ रही है बात समझ में। खिलाड़ी तो टायर्ड है और आप जो है बड़े ही रोमांचित हैं गेम को देख करके। आपका तो एड्रेनलिन जो है झूम रहा है बॉडी के अंदर, और खिलाड़ी को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ज़िंदगी में ये खेल को क्यों चुना, है ना, मैं थक गया इसको खेलते खेलते। तो ऑपोजिट्स को स्पोर्ट्स जो है जक्सटेपोज करता है, आपके सामने रखता है। अच्छी लाइन है ना। स्पोर्ट की वर्ब है कैन जक्सटेपोज, ब्लेंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब सब स्पोर्ट ऐसा करता है तब वो ब्लेंड भी करता है, मिक्स भी करता है। पल्सेट करना मतलब वाइब्रेट करना, कंपन होना ना, कंपन करने वाली चीज। चलो कह रहा बीट अ ट्रायम्फ और अ डेबिलिटेटिंग लॉस, इट इज प्लेड आउट इन द ओपन एंड इट अशर्स इन गार्गेंचुअन एक्सपेक्टेशंस एंड इमेंस प्रेशर। कह रहा बीट, अब देखो बीट एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है चाहे बात हो। कह रहा बीट चाहे बात हो एक जीत की, एक ट्रायम्फ की, और या फिर बात हो एक ऐसी हार की, लॉस की, जो डेबिलिटेटिंग हो, जो आपको कमज़ोर बनाने वाला हो, आपको अपाहिज बना दे, ऐसा लॉस। कह रहा है चाहे तो तगड़ी सी एक हार हो, चाहे तगड़ी सी एक जीत हो। कह रहा है स्पोर्ट है ना खेला जाता है इन द ओपन, खुले में। स्पोर्ट को आप बैठ करके नहीं खेल सकते, इसमें आपको दौड़ना भागना पड़ेगा। और कह रहे हैं स्पोर्ट जो है अशर इन करता है, लेकर के आता है बड़ी बड़ी गार्गेंचुअन, बड़ी बड़ी हाथी जैसी एक्सपेक्टेशंस को और बहुत सारे प्रेशर को। आई बात समझ में। जीतने में भी थकोगे, हारने में भी थकोगे, मेंटली फिजिकली आपको हर तरीके से थकोगे, और सारी आशाएं आप ही से लगाई जाएंगी जब आप गेम खेलते हैं। इट की वर्ब इज प्लेड आउट पैसिव वॉइस में, इट की वर्ब अशर्स इन एक्टिव वॉइस में। अशर इन मतलब इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंगिंग करना, किसी चीज़ को लेके आना। ट्रायम्फ मतलब जीत, बी इट मतलब चाहे बात हो। डेबिलिटेटिंग मतलब जो आपको वीक कर दे, पैरालाइज कर दे, कमज़ोर बना दे। गार्गेंचुअन मतलब हाथी जितना विशालकाय, वेरी लार्ज, मैसिव। बढ़े आगे। कह रहा अवे फ्रॉम द लाइमलाइट द स्पोर्ट्समैन हैज़ टू डील विद द फ्रेनेटिक ट्रैवल, कॉबवेब्स ऑफ द माइंड, सॉर लिम्स एंड रेलेंटलेस स्क्रूटनी। अब कह रहा खेलने की बात तो ठीक होगी, मैदान के बाहर क्या? कह रहा मैदान के बाहर भी, लाइमलाइट के बाहर भी स्पोर्ट्समैन जो है उसको डील विद करना पड़ता है, कॉप विद करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक और फ्रेंटिक ट्रैवल से। फ्रेंटिक मतलब फ्रेनेटिक, फ्रेंटिक और फ्रेंटिक दो, फ्रेनेटिक और फ्रेंटिक एक ही वर्ड्स है ना। देख रहे हो स्पेलिंग्स अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। दोनों का मतलब होता है क्रेजी, फ्रेंजिड, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, वाइल्ड हो, है ना, जंगली हो। तो इन स्पोर्ट्समैन को बहुत सारी जंगली टाइप की ट्रैवल को सामना करना पड़ता है, पूरा साल ट्रैवल करना पड़ता है, और कई दिमागी जालों को भी इनको जो है डील विल करना पड़ता है। कॉबवेब मतलब जाले। और सोर लिम्स, थके हुए लिम्स को भी, है ना, थकी हुई जो है शरीर के अंगों से भी, और ऐसी स्क्रूटनी से भी, ऐसी जांच से भी जो रिलेंटनेस होती है, जो अनयील्डिंग है, मर्सीलेस है, क्रूअल है। हमेशा लोग इनको देखते रहते हैं, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है ना। इस तरीके से इनको इनसे भी डील विद जो है करना पड़ता है।
द स्पोर्ट्स पर्सन की वर्ब है हैज़, डील विद आप जानते हैं, फैनेटिक मतलब वाइल्ड, फ्रेंजिड, क्रेजी, रेलेंटलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो, अनयील्डिंग हो, क्रूल हो, मर्सीलेस हो। कॉब वेब मतलब स्पाइडर वेब, दिमागी जाले होते हैं ना, इंसान सोचता है, कोई भ्रम होता है, कोई गुस्सा होता है, कोई प्यार होता है, उसको है ना दिमागी वहम जो होते हैं ना उसको बोलते हैं कॉब वेब्स ऑफ माइंड। चलो, अपने तो देखते हैं चकाचौंध में खिलाड़ियों को, पर इनका दिमाग जो होता है ना सही जगह पे नहीं होता इस पूरे प्रेशर की वजह से। कह रहा द मनी एंड द पर्क्स मे बी गुड बट अ हैवी प्राइज इज ऑफन पेड। कह रहा पैसा और जो पर्क्स हैं, पैसे के साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, हो सकता है वो अच्छी हों, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कीमत जो है उसको अक्सर पे किया जाता है इन खिलाड़ियों के द्वारा। मनी इन पर्क्स की वजह में भी, हैवी प्राइस की वजह इज पेड। कह रहा विद स्पोर्ट्स हैविंग बिकम अ कमर्शियल इंजन ड्रॉइंग टॉप डॉलर द एथलीट हैज़ टू प्ले ऑल थ्रू द ईयर। कह रहे के साथ ही स्पोर्ट्स के और क्या बन चुकने के, हैविंग बिकम, बन चुकने के, हैविंग बिकम एक कमर्शियल इंजन। और कौन सा इंजन? जो ड्रॉ करता है टॉप डॉलर को, बहुत ज़्यादा पैसे को। टॉप डॉलर मतलब जितना आप सोच सको ना टॉप तक उतना पैसा, टॉप डॉलर। कह रहे स्पोर्ट के एक ऐसे इंजन बन जाने के साथ ही जो इंजन पैसे को ड्रॉ करता है और बहुत सारे पैसे को ड्रॉ करता है। हुआ क्या? एथलीट को प्ले करना पड़ता है पूरा साल, ऑल थ्रू द ईयर। आई बात समझ में? लालच की वजह से सब सारा साल खेलते रहते हैं। एथलीट की वो है हैस। ड्रॉ करना मतलब खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। टॉप डॉलर मतलब बहुत सारी मनी। अब मेरा आपसे सवाल है यहाँ पे, हैविंग बिकम क्यों लिखा गया? विद स्पॉट बिकमिंग अ कमर्शियल इंजन, बिकमिंग अ कमर्शियल इंजन, अगर ऐसा लिख देते तो कौन सी आफत आ जाती? हैविंग बिकम क्यों लगाना पड़ा? पहले खुद से सोचो, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं आऊँगा इस पर। एक बार फ्लो बना हुआ ना, फिर से आके आपको जो मैं इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, 2 मिनट में आ जाएगा। करे द ऑफ सीजन व्हेन रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन कुड बी इंडल्ज्ड इन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। करे इंजन बना हुआ खिलाड़ी पैसे का, और जो ऑफ सीजन है, जो आराम का सीजन है, जिसमें रेस्ट और रिकूपरेशन को इंडल्ज करवाया जाता है, उसमें इंगेज किया जाता है। रिकूपरेशन का मतलब होता है हीलिंग, रिकवरी, है ना, थके हुए हो आप, आराम कर रहे हो। कह रहा है ऐसा सीजन जिसमें रेस्ट और रिकवरी होती है, उनमें इंडल्ज इन होता है खिलाड़ी। कह रहा है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब वो रेस्ट का सीजन कभी होता ही नहीं। रेस्ट सीजन की वो ऑफ सीजन की वो एग्जिस्ट, रेस्ट एंड रिकूपरेशन की वो कुड बी इंडल्ज्ड इन। इंडल्ज इन करना मतलब किसी काम में इंगेज होना, किसी काम में इन्वॉल्व होना। कह रहा बॉडीज रिटायरमेंट which seems permanent, unlike the break she took in 2014, may not be the last exit। कह रहा है एशली बार्टी की जो रिटायरमेंट है, जो दिखाई देती है कि वो परमानेंट है, और कब? बिल्कुल उसका उल्टा, उस ब्रेक के जो उन्होंने 2014 में लिया था। कह रहा है इस बार वो दिखाई देती है, हो सकता है वो आखिरी ना हो, मे नॉट बी द लास्ट एक्सिट। समझ रहे हो? इनके बाद में और भी कई लोग आपको दिखेंगे टेनिस से रिटायरमेंट लेते हुए। तो बार्टी की रिटायरमेंट इस बार परमानेंट दिख रही है ना, और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी और खिलाड़ियों को आप रिटायर होते हुए देखेंगे। रिटायरमेंट की वो है मे नॉट बी, विच की वो है सीम्स, शी की वो है टुक। तो 2014 में बार्टी बाहर गई होंगी, पर कुछ महीनों के बाद इन्होंने फिर से वापसी करके टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कह रहा अनलेस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर शो एम्पथी, मोर स्पोर्ट्स पर्सन्स विल सीक एन अर्ली क्लोजर। कह रहा अगर ऐसा ना हो, अनलेस, अगर ऐसा ना हो, और क्या ना हो? स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स के ऊपर के बड़े लोग हैं, कह रहा अगर वो एम्पथी को शो ना करें। एम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के दूसरे के दर्द को समझना, उसको बेचारा नहीं समझना, उसके दर्द को समझना, है ना। कह रहे जब तक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, स्पोर्ट्समैन के एम्पथी को नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं सीख करेंगे, कोशिश करेंगे पाने की अर्ली क्लोजर को, अर्ली रिटायरमेंट को। क्लोजर मतलब एंड, है ना। तो वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा जो है करियर एंड हो जाए, क्या करना है ऐसा गेम खेल करके। एडमिनिस्ट्रेटर्स की वो है शो। एम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति, लेकिन किसी को बेचारा मान के नहीं, बल्कि उसके दर्द को समझ करके। स्पोर्ट्स पर्सन्स की वो है विल सीक। सीक एक ऐसी वो है जिसके बाद में प्रीपोजिशन ना लगाएं। विल सीक फॉर, विल सीक फॉर ऐसा लिखते हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। कह रहा बोग अटेम्प्टेड अ फीबल कमबैक इन द 90s, वेदर बार्टी विल रिटर्न रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंजक्चर। कह रहा जो बोग था ना, बोग, उसने तो अटेम्प्ट किया था एक कमज़ोर कमबैक को 90s के अंदर। 10-12 साल बाद बोग को लगा कि मुझे वापस आना चाहिए, है ना। पहले तो निकल गया 20-25 की उम्र में, फिर 35 का जब ये हुआ तो उसको लगा मुझे टेनिस अब खेलना चाहिए। तो कह रहे बोग तो वापस आया था कमबैक करने अपनी 90s में, लेकिन बहुत कमज़ोर तरीके से आया था। कह रहा अब वेदर, हाँ या ना, बार्टी रिटर्न करेगी या नहीं करेगी,
ये बात बनी हुई है एक मामला, एक मुद्दा, कयास का, कंजेक्चर का, स्पेकुलेशन का। आगे बात समझ में। इस वेदर बार्टी विल रिटर्न, इस पूरे क्लोज की वर्ब है रिमेन्स और बार्टी की वर्ब है विल रिटर्न। बॉक की वर्ब अटेम्प्टेड, फीबल मतलब कमजोर, कंजेक्चर मतलब कयास, स्पेकुलेशन हंच, अ शॉट इन द डार्क, है ना, किसी चीज़ के ऊपर, समझ गए ना। चलो कह रहे फॉर नाउ द शॉक इज़ रियल एंड टेनिस इज पुअर। कह रहे अब की अगर बात करें तो ये शॉक बड़ा रियल है और टेनिस जो है ना वो पुअर हो चुका है। एक बड़े खिलाड़ी के जाने के बाद टेनिस जो है और गरीब हो गया है। आई बात समझ में। शॉक की वर्ब इज, टेनिस की वर्ब इज जो है पुअर से पहले। चलो अब जो बीच में कॉन्सेप्ट छूटा था फटाफट देख लो इसको 2 मिनट में और फिर फटाफट से अपने क्विज को देखेंगे। देखो अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम करते हुए मिले, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की फॉर्म में कहलाती है सिंपल पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो कहलाती है जेरेंट, ठीक है। अगर आपको इस तरह से वर्ब के आईएनजी फॉर्म मिले और आपको लगे कि ये जो काम है ना जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म बता रही है ये पास्ट में हो चुका है, तो जीरेंड और पार्टिसिपल को आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली मैं आपको भी करवा देता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना। मोस्ट केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पड़ेगी वहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट जीरेंड लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करें, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलें और आगे लगा दें हैविंग। देखो मैं आपको सेंटेंसेस के जरिए समझा रहा हूँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस को देखो, दे वर वेरी अपसेट ऑन मिसिंग द ट्रेन। वो लोग बहुत अपसेट थे ट्रेन को मिस करने पे। तो यहाँ पे मिसिंग क्या बता रहा है, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जीरेंड है, मिस करने के काम पे, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिख दूँ, ड्यूरिंग द डिनर दे वर वेरी अपसेट ऑन मिसिंग द ट्रेन, एट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या डिनर के वक्त वो ट्रेन को मिस कर रहे थे? मिस तो वो पहले कर चुके हैं, रात में जब खाना खा रहे थे ना तब बड़े जो है अपसेट थे। अगर इसको मैं लगा रहा हूँ ना तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मिसिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काम जो हो चुका है ना इसको परफेक्ट जीरेंड में लिखो, ना कि सिंपल जीरेंड में। तो कैसे लिखेंगे, आप एट मिसिंग नहीं, मिसिंग को बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और इसके आगे लगा देंगे हैविंग। बस, दे वर अपसेट, वेरी अपसेट एट हैविंग मिस द ट्रेन ड्यूरिंग द डे। आगे बात समझ में, ड्यूरिंग द डिनर। चलो एक सेंटेंस और देख लो, ऑल सोल्जर्स फाइटिंग द वॉर विल मीट द प्रेसिडेंट टुडे। सारे वो सोल्जर्स जो वॉर को फाइट कर रहे हैं वो आज प्रेसिडेंट से मिलेंगे। मुझे बताओ जो वॉर को फाइट कर रहे हैं, वॉर में लड़ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट से कैसे मिलेंगे भाई, है ना। या यूँ लिख दूँ, ऑल सोल्जर्स डाइंग इन द वॉर। वो सारे सोल्जर्स जो वॉर में मर रहे हैं वो प्रेसिडेंट से कैसे मिलेंगे, आज नहीं मिल सकते, है ना। बात समझ रहे हो ना। कोई ऐसा काम है जो हो चुका है पास्ट में, अब वो काम प्रेसिडेंट से मिलने के वक्त नहीं हो सकता। तो ये फाइटिंग का काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अगर वो फाइट कर चुके हैं तभी आकर के प्रेसिडेंट से मिल पाएंगे, है ना। करते हुए कैसे मिलेंगे भाई। तो कहने का मतलब फाइटिंग को बदल दो फॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इससे पहले क्या लगाना है, ऑफ कोर्स हैविंग लगाना है। ऑल सोल्जर्स हैविंग फॉट द वॉर विल मीट द प्रेसिडेंट टुडे। बस यहाँ भी वही हुआ है, वो सारा ये स्पोर्ट के कमर्शियल इंजन बन जाने के बाद, है ना, हैविंग बिकम, बनने के साथ ही नहीं बन जाने के बाद, है ना, ऐसा आपने जो है हैविंग बिकम से बताया है। चलो अपने क्विज पे आ जाओ फटाफट से। ये जो आपको फिलर्स हैं, शुरू में फिलर्स को फुलफिल करना है आपको यहाँ पे। अब देखो ये अभी जो कॉन्सेप्ट करवाया है ये वाला तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट वाले में। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अभी जो आपको हैविंग V3 और वी की वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो बताई है उसी को यूज़ करके आपको यहाँ पे यूज़ करना है, देखना है कौन सा वाला सेट बैठेगा। सेकंड वाले में पास्ट अपॉर्चुनिटी वाला, आपको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वाला जो मैंने स्ट्रक्चर करवाया था, है ना, मॉडल प्लस में है प्लस में V3, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेकंड वाले में लगाना है मीनिंग के हिसाब से। कुड लगाऊँ कि शुड लगाऊँ, हैव लगाऊँ कि हैज़ लगाऊँ, ये आपको चेक करना है। और थर्ड वाले में आपको कोप अप विद, ग्रैपल, पुट अप, टैकल, इन सब में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सूट करेगा उसको आपको चूज़ करना है। ये सब कुछ आप कर चुके हो ऑलरेडी, कुछ नया नहीं है, कोशिश करोगे तो अभी हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक कर सकते हो, है ना। चलो अब ये जो फोर्थ वाला है ये आपसे पूछा है एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन। ये कंपैरिजन पूछा है दो अलग अलग पेयर्स का। पहला पेयर है बार्टी और बॉक का, और दूसरा पेयर है राफेल और नडाल का, फेडरर और नडाल का। आपसे पूछा है कि बार्टी और अगर बॉक को अलग कर दें और फेडरर नडाल को अलग कर दें तो दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है या कौन सी चीज़ें अलग हैं।
है ना। कैसे दोनों को आप जो है परिभाषित करेंगे, दोनों के अलग अलग ग्रुप्स अगर बना दिए जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड है, देखोगे ध्यान से तो हो जाएगा। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ हिंट के साथ में, पहले खुद से कोशिश करना है और फिर से आंसर को देख करके चेक करना है आपका सही है गलत है। आगे बात समझ में। चलो 5वां क्वेश्चन है सोरोरिटी, ये वर्ड अच्छे से करवा चुका हूँ। फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, इन्फीबलमेंट, कंजक्चर, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं ऑलरेडी आप आर्टिकल में देख चुके हो। तो जाओ अभी कमेंट्स में, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ क्वेरीज को रिप्लाई करूँ देन एंड देयर। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट 4-5 दिनों में। ऐप शुरू हो जानी चाहिए, नए कोर्सेज एसएससी के भी लॉन्च होने वाले हैं। 4 to 5 डेज़ का मुझे टाइम दे दो। Until then, signing out.